नमस्कार, एचएनएम पर खास मुलाकात देख रहे हैं आप। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान निषाद चंद्रा जी हैं, जो कि मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड से भी उनका गहरा नाता है। उस पर बात चले करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत कर लेता हूं सर आपका। निषाद जी, बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया आप एचएनएम के स्टूडियो में आए, क्योंकि निषाद जी संगीतकार हैं, बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है देश में, और उत्तराखंड से भी कनेक्शन है, तो बात करना तो बनता ही है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि बॉलीवुड के विभिन्न फिल्मों में पढ़ रहा था और गीतों में आपका संगीत रहा है, बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनके साथ आप जो है लगातार काम कर रहे हैं जी। लेकिन वो सफर अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है कि अब हमारे गीतों में भी वो चीजें आने वाली हैं। हाँ, अगर लोग एक्सेप्ट करें तो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिकली एक्सेप्टेंस साउंड चेंज का है और कुछ नहीं जी। गीत वही है, धुन वही होगी शायद जी। और लिखे हुए बोल भी कुमाऊनी या गढ़वाली या जौनसारी होंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि पहाड़ के इस कल्चर को बरकरार रखते हुए हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें ताकि इस इंडस्ट्री को भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल सके जी। तो पहल की शुरुआत थोड़ी सी हुई है जी, अब आगे देखते हैं अंजाम क्या होता है। और ये शुरुआत भी हो गई है, और सबसे बड़ी बात है कि कुमाऊं के जो 2 गीत हैं जो कि काफी फेमस हो चुके हैं, सब लोगों की जुबान पर भी आ गए सर, उसमें आपने संगीत दिया, और ये हम लोग के लिए अच्छी बात है कि एक मझावा कलाकार जब एक किसी राज्य में आता है, क्योंकि इस राज्य से भी कनेक्शन है, उस पर तो बात करेंगे ही। जो कुमाऊं में आप जो संगीत दे रहे हैं, किस तरीके का एक नया टेस्ट लोगों को मिलेगा देखने के लिए, और किस तरीके से आपको लगता है कि आज एक आवश्यकता भी है समय के हिसाब से, और साथ में मैं जब आपसे बात कर रहा था आपने कहा कि वो एसेंस, वो जो आत्मा है ना, वो नहीं मरनी चाहिए, तो वो जानना चाहूंगा सर। देखिए, आत्मा तो गीत से ही आती है, बोल से आती है, आपकी लैंग्वेज है जी। बैकग्राउंड म्यूजिक वो नहीं दर्शाएगा कि किस प्रांत का, हाँ एक आइडेंटिटी होती है जी। उस आइडेंटिटी को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन एक अप्रोच टू अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं बॉम्बे में बॉलीवुड की, एक गाने, हर गाने का एक अलग अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक गाने में कुछ एक इंट्रोडक्शन बनाएं, उसी को आप दूसरे गाने में चिपका रहे हैं, एक टोन वहां पे किया तो, क्योंकि बॉलीवुड में हम वो नहीं कर सकते। हर गाने को एक नया साउंड, एक नया अप्रोच, कुछ नयापन हम करते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना भी ना करें कि यहाँ की जो एक पहचान है उसको मिटा दें। इस पहचान को हम बरकरार रखते हुए बेसिक मूल पे, जैसे कि मैंने कहा कि अप्रोच टू अरेंजमेंट, हर गाने को एक अलग नजरिए से देखिए, उसका एक सिचुएशन है, उस गाने के सिचुएशन को डेवलप कीजिए। ये नहीं कि गाना आया, काट दिया हमने, यहाँ से वो उठाया डाल दिया, हो गया गाना, वही रिदम वही है, नहीं। तो एक होता है ना कि एक चेंज ओवर्स, कुछ एक नया साउंड, साउंड प्रोडक्शन, साउंड डिजाइन, तो इस पे हम ज्यादा अब थोड़ा सा वर्क करेंगे कि उसको कैसे और बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि मुंबई से और उत्तराखंड, क्योंकि दोनों अलग अलग, अगर पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें, यहाँ पहाड़ हैं, कैसा लगा आप जब देहरादून आए, और कहाँ कहाँ घूमे उत्तराखंड में? देखिए, एक्चुअली देहरादून से मेरा बहुत पुराना नाता है। 1986 में आया था, जब मैं शायद 6-7 साल का था। तो 1986 का देहरादून तो बहुत ही अलग है अब से। मेरी मामियाँ यहाँ की हैं, मौसे यहाँ के हैं, और वो कनेक्शन तो है ही फैमिली का भी यहाँ पे। वाइफ अब उत्तराखंड की भी है, कुमाऊं से है जी। तो खैर डिफरेंस तो ऑफ कोर्स होगा ही थोड़ा बहुत, कल्चरल कैसे नहीं होगा जी। सिटी बॉम्बे, देहरादून, बट एक है कि जो रहने का मजा मुझे यहाँ आता है, शायद अपने घर में भी नहीं आता अब जी। इसलिए मैं जब मौका मिलता है भागता हूँ और वापस आ जाता हूँ यहाँ। तो ऐसा तो नहीं कि अब यहाँ के संगीत के साथ तो जुड़े गए हैं, अब हो सकता है कि उत्तराखंड में रहने का मन हो, ऐसा भी कोई प्लान लग रहा है मुझे? प्लान खैर एक मतलब हमने एक छोटा सा घर बनाया। एक्चुअली ये घर भी ऐसा था कि हम यहाँ पे आके जब जब रह सके जी, अपना म्यूजिक भी कर सके, खुद का म्यूजिक। अब ये तो क्योंकि यहाँ पे एक उत्तराखंड का, हमारे इंडस्ट्री का एक सिलसिला शुरू हो गया है जी। तो कहते ना कि एक आई थिंक नसीब की बात है, हम घर बना रहे हैं और यहाँ पर भी एक दौर शुरू हो गया उत्तराखंड इंडस्ट्री में जी। तो ये बहुत लक की बात है जी। बट हाँ, आई थिंक अब ज्यादातर वक्त यहीं गुजरेगा। बिल्कुल। और देखिए, ये एक समय है, अब मैं बात कर रहा था आपके एक बहुत गहरे कनेक्शन की। आपकी वाइफ, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से, कुमाऊं से, लेकिन माता जी सुषमा श्रेष्ठ जी, जिन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ कई गीत गाए। उन गीतों का जब जिक्र आता, हम बात कर रहे थे कि सुल्फा की साज, चिट्ठी की लेनी भेजी, और वही कनेक्शन आज उनके ही बेटे फिर उत्तराखंड में है। और तो ये मतलब ये कनेक्शन होता है कि वो चीजें किसी व्यक्ति को किसने सोचा नहीं कि ऐसा होगा जब आप आए।
नेगी जी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल हुई। तो जब ये बातें होती हैं तो किस तरीके की यादें? इमोशनल काफी हुई, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट हो रहा है। इतने साल पहले उन्होंने मम्मी के साथ काम किया और अब उन्हीं के आप वंशज को आप देख रहे हैं और शायद काम करने का मौका मिले साथ में, तो मेरे सौभाग्य होंगे, क्योंकि वो तो इतने सीनियर गढ़ रत्न हैं यहाँ के और उन्होंने मेरी मदर के साथ काम किया। तो एक उनके लिए भी एक ये होता है कि भाई जिनके साथ काम किया अब उनके बेटे भी यहाँ पर हैं और दूसरी पीढ़ी। हाँ, दूसरी पीढ़ी है, तो बड़ा एक इमोशनल टच रहा उनके साथ। घर में आना जाना भी रहा घर की तरह जी। तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक रिश्ता है मेरा, बिल्कुल। एक ऑलमोस्ट फादरली फिगर जैसा ही है। बिल्कुल ठीक है आपने। निशाद जी, जो अब थोड़ा सा बॉलीवुड में, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा काम उसी में किया, किन किन लोगों के साथ, स्टार्स के साथ आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आप तो हमारे लिए खुद स्टार हैं। नहीं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिनके साथ आप काम करते हैं किसके साथ बहुत अच्छा लगता है, वो मतलब वो थोड़ा सा वो सफर कैसा चल रहा है? देखिए, बॉलीवुड अभी तो जिस दौर से बॉलीवुड है वो कम्प्लीटली अलग है जो कुछ साल पहले हमने, आई थिंक 20-25 साल पहले जब स्टार्ट किया। अच्छा। बट सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी के साथ काम करने को मजा आया वो आई थिंक साजिद वाजिद। बहुत मजा आता था उनके साथ, क्योंकि एक ब्रदरली लव भी था। बहुत सालों का हमारा रिश्ता रहा है दोनों तीनों का। साजिद भाई वाजिद भाई के साथ इवन बिफोर जब उनको एक बड़े ब्रेक्स मिलना शुरू हुए। और साजिद भाई वाजिद भाई का ऐसा है कि वो मतलब मेरे साथ ही काम करते रह गए जब तक उन्होंने, मतलब वाजिद भाई भी जब तक लाइफ थे। तो उनके साथ बहुत मजा आता था, क्योंकि एक ही आई थिंक गुरु कुल के हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के वहां से। तो वो एक सिलसिला, एक रिदम का अंडरस्टैंडिंग, एक बड़ा मजा आता था उनके साथ। और उसके बाद प्रीतम दा के साथ वो एक बहुत मजा आता था उनके साथ काम करने में। बिल्कुल। तो ये दो शख्स हैं जिनके साथ मुझे सच में बहुत मजा आया। फिर ऑफ कोर्स शंकर एहसान लॉय जी के साथ जब हमारे टूर शुरू हुए, प्रोग्राम शुरू हुए, उनके साथ स्टूडियोज में काम करना। शंकर भाई तो एक अलग ही यूनिवर्सिटी अपने आप में। तो उनके साथ इसलिए भी इतना आता था क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने हमें मिलता था। तो काफी लंबी जर्नी रही, बहुत लोगों के साथ काम करना हुआ। तो और बिल्कुल, और अब उत्तराखंड में जो कुमाऊं के सब गीत की बात कर रहे हैं, आपने कहा मेरे सैया, इस नाम म्यारा सैया जी, म्यारा सैया, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। हाँ, नहीं बिल्कुल, म्यारा सैया। और एक गीत और भी था, बंदूक दुनाई। हाँ, ये मस्क बीन पे, इसमें जो संगीत दिया है आप लोगों ने, वो किस तरीके से मतलब यहाँ पे आप कर पाए उसको? क्योंकि एक बॉलीवुड से सीधा एक कुमाऊनी, एक पहाड़ी टच उसको देना, ये भी है ना, क्या ये कठिन होता है? हाँ, नहीं, इट इज, मैं ये कहूंगा कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप थोड़ा स्टडी करते हैं कि आप जिस प्रांत में काम कर रहे हैं या किसी रीजन का आप म्यूजिक कर रहे हैं, तो आप थोड़ा स्टडी करते हैं कि उनका कल्चरल अप्रोच क्या है म्यूजिक के प्रति, जिस आर्ट में आप काम कर रहे हैं। तो मैंने काफी स्टडी किया, बहुत स्टडी किया, मैंने बहुत म्यूजिक सुना, मैं दिन रात वो सुनते रहता था। तो जब अनायास से ये चीजें हुई एक्चुअली, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं जाके उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम करूंगा, या वो बिल्कुल नहीं था। हमारा एक था कि यार, क्योंकि वाइफ उत्तराखंड की है, डोमिसाइल है, तो मैं बोला यार एक अच्छा घर कहीं बना ले बॉम्बे से दूर, थोड़ा नेचर में, एक म्यूजिक रूम बनाएंगे जहां हम अपना म्यूजिक करेंगे। काव्या भाई जो हैं ओहो रेडियो के आरजे काव्या, उन्होंने हमें इनवाइट किया एक स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा। पुश्तैनी फिल्म थी अनुज रावत जी की। तो हम लोग वहां गए, वहां पे मुलाकात हुई सुरेश जोशी जी से, जो मशक बीन के ओनर हैं। बातचीत हुई तो बड़े एक्साइट हुए कि यार कुछ करना है। तो वो हमें पार्टी पे ले गए। पार्टी पे फिर वो आधा पौना घंटा, 1 घंटा हमसे बहुत बात की, डिस्कस की कि सर मैं करना चाह रहा हूँ, कुछ नया हमको करना है। क्योंकि अब उत्तराखंड म्यूजिक को हमको अगर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है तो हमको थोड़ा सा ग्लोबलाइज करना पड़ेगा चीजों को। हमें थोड़ा सा बाहर भी देखना पड़ेगा। तो उसमें डिस्कशन हुई, फिर बोले कि चलिए लेट्स स्टार्ट। उस चक्कर में मुझे ये गाना आया, मेरा सैया जी। और कल ही पता चला कि 1 मिलियन अब टच कर चुका है कुछ 15-20 दिनों में। तो एक अच्छा एक स्टार्ट रहा है। बिल्कुल। और सुरेश जी के छोटे भाई हैं कमल जोशी जी, जिन्होंने अपना भी एक छोटा सा चैनल स्टार्ट किया अब, धुन पहाड़ी जी। और वो अब ऐसे इस पे है कि वो बहुत नया कुछ करना चाह रहे हैं। तो होपफुली वो भी बड़ा बनेगा, जैसे कि इन दोनों भाइयों ने मशक बीन को बनाया है। बिल्कुल। तो कमल भाई से मिलना हुआ, रंजीत सिंह जी से, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर म्यूजिक कंपोजर हैं। तो रंजीत भाई दोस्त कम भाई ज्यादा हैं। जी। उनके साथ एक बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरा। तो उन्होंने कमल भाई को कहा कि आप कुछ अगर अलग करना चाह रहे हैं तो आप निशाद भाई से मिलिए और प्लीज कीजिए। जी। तो उसी इसमें धुन पहाड़ी के लिए ये बंदूक दुनाई हुआ।
अच्छा निशाद जी, जैसे जो अभी चल रहा है उत्तराखंड में, हमने देखा कि मैं खासतौर बात करूं तो कुमाऊं के बहुत सारे ऐसे गीत थे जो बहुत हिट हुए पिछले कुछ 2-3 सालों में अगर देखें तो मतलब भारत और विदेशों में भी हमने देखा कि जहाँ लोग बहुत हिट हुए। अब कितनी जरूरत है आज इन कुछ बदलाव की, जो कि एक टेस्ट लोग चाहते भी हैं, और उस बदलाव को कैसे किया जा सकता है और कितना जरूरी भी हो जाता है, और कौन सी ऐसी चीजें जो लोग खासकर युवा पसंद कर रहे हैं कि इस तरीके का एक संगीत होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, हमको ग्लोबलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ग्लोबली म्यूजिक क्या, क्यों बॉलीवुड ही क्यों लोग सुनते हैं? जैसे हमारे यूथ भी यहाँ का, मेरे जो घर के ही बच्चे हैं, आप देखिए, अब हम एक शादी में गए हैं, पहाड़ी गाने बजते हैं, लेकिन हरियाणवी, हिमाचली, पंजाबी ढोल पे बारात आ रही है। तो आप ये सोचिए कि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो कल्चर अब यहाँ आ चुका है, पर हमारा कल्चर वहां नहीं जा पा रहा है। तो हमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि अगर कोई एक बंदा या 2-3 जो अभी यूथ है यहाँ के जो कर रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहन दीजिए। आप उन्हें नीचे खींच रही है, हमारी पहाड़ियत के खिलाफ हो रहा है, और ये गलत है, मुझे लगता है पर्सनल नोट पे। क्योंकि अगर हमने दिग्गजों को अगर हम सुने, नरेंद्र नेगी जी हैं, ललित मोहन जोशी जी हैं, मीना राणा जी के कुछ गाने हैं, लौंडा चंदारा, वो कितना यूनिक गाना है, क्योंकि ब्रास बैंड के साथ वो गाना बना हुआ है, बहुत यूनिक साउंड है जी। और मुझे लगता है कि वो जो गाना है नरेंद्र जी का, देहरादून वाला हूँ, आई थिंक वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का पहला रैप सॉन्ग है जो नेगी जी ने खुद गाया। और नेगी जी गा रहे हैं, एग्जैक्टली। तो अगर वो कर रहे हैं, और हम बात करें कि हल्द्वानी बाजार में तेरो झुमका गिरी गयो, झुमका उठाने में दुपट्टा गिरी गयो, अगर ये एक्सेप्ट है और उसके पीछे ढोलक का ठेका कव्वाली एक्सेप्ट है, तो आज हम यूथ अगर कुछ करना चाह रहे तो उनको क्यों बोलते कि हमारी पहाड़ी कल्चर को आपने खराब। म्यूजिक चेंज करने से पहाड़ी कल्चर हमारा इतना वीक है कि वो खराब हो जाएगा, ये तो नहीं। हम लैंग्वेज को हम देखें, अगर कि एक लैंग्वेज को अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ा करना है, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, तो आपको थोड़ा सा वर्ल्ड की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्लीटली ढोल डमाओं को उठा के बाहर फेंक दें, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको रखते हुए भी अगर कुछ हम नया कर सकते हैं, कुछ नए अंदाज में पेश कर सकते हैं, या अगर कभी लगता है कि इस गाने में इनकी जरूरत नहीं है, हम गिटार्स और ड्रम्स के साथ कुछ पेश करना चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट। आज हम 2024 में खड़े हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक और एआई का इतना दौर चल रहा है, और हम अगर उस दौर में अगर हम अपने म्यूजिक को पुश नहीं कर सकते, तो फिर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि किस तरीके से, क्योंकि सवाल मेरा ये था, बिल्कुल सटीक जवाब है हमारे दर्शकों के लिए भी। निशाद जी, तो मैं तो जानता हूं कि आप कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ठीक है, अब हमारे दर्शकों के लिए, और उसमें मेरा सवाल ये रहेगा कि कौन सा ऐसा है जब आप अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा प्यार आपको उस इंस्ट्रूमेंट से? जी, मुझे सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली अफ्रीकन जेम्बे। अच्छा, आप बता भी दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके सामने सुन रहे हैं, अब दर्शक भी जानना चाहेंगे, कुछ जानते होंगे। अफ्रीकन जेम्बे एक सिंगल हेड इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। शार्प बजता है। बेसिकली अफ्रीका के जो हंटर्स होते थे, अच्छा, लायन हंटर्स, अच्छा, वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजा के जाते थे, अच्छा, जंगलों में लायन हंटिंग के लिए जी। तो बड़ा ही थोड़ा सा लाउड और बोल्ड है मेरी तरह थोड़ा सा, जिसे हम इंग्लिश में एक वर्ड है फ्लैम्बॉयंट, एकदम जी बिल्कुल, बम्बईया वर्ड में कहूँ तो झकास तो बड़ा सा झकास इंस्ट्रूमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी प्लेइंग और मेरा जो एक कैरेक्टर है, हाँ, वो उसके साथ बड़ा मैच करता है। बिल्कुल, सो वो मेरा बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है सर, आगे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद भी कुछ और सवाल निशाद जी के साथ करेंगे। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज, HMN 24/7, जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ों कुरे बासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले किल्ली किल्ली ग्वार मारे जगदम्बा गे जय बोल जौन सारी जादू तेरी नटली पर्वतों का वास हमारे रे सांसों में गौरवी
से प्यारी या जन पूजा हरिद्वार बद्री केदार गंगा भागीरथी। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निषाद चंद्रा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें हम उनके साथ कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई मेहमान हमारे साथ होते हैं, मैं भी सीखता हूं, हमारे दर्शक भी सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर। एक बार फिर से मैं माता जी का जिक्र करूंगा, सुषमा श्रेष्ठ जी, एक बड़ा नाम, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ जो गीत गाए, उन गीतों का मैं जिक्र कर रहा था, तो वो गीत बिल्कुल एकदम जहन में होते हैं हर किसी के। अब आज आप लोगों की बात होती थी उनके साथ, होती कि संगीत को लेकर उस समय जब आप शुरुआत कर रहे थे, तो किस तरीके की एक प्रेरणा मिली है मम्मी से? जी। क्योंकि बचपन से उनके साथ रिकॉर्डिंग्स में लगे ही रहते थे। मैं ये कह रहा हूं जब आपकी शुरुआत थी जी, तो एक ये तो ऑफ कोर्स होता था कि जब म्यूजिक भी सीखना शुरू किया मैंने, थोड़ी सी समझ आने लगी जब, तो गाने सुनते थे हम, तो वो बताती थी देख ये गाने में देख कैसे एक्सप्रेशंस किया है आशा जी ने, लता जी ने, किशोर दा ने, जो भी हम गाने सुन रहे होते, बोले देखो म्यूजिकली कैसे किया है इन्होंने, पंचम दा ने या लक्ष्मीकांत जी ने, जो भी हम सुन रहे हैं, तो पिन पॉइंट करती थी। और फिर वो चीज ना मेरे डीएनए में घुस गई कि अरे क्या बात है, ये कहाँ से बजा या ये क्या गाया। और वही चीज मैं शेयर करता हूँ अपने लड़कों के साथ जो मुझे असिस्ट करते हैं, या मैं अपनी वाइफ के साथ जब डिस्कस करता हूँ चीजें। तो ये जो अपब्रिंगिंग मुझे मिली ना म्यूजिक की, और ऑफ कोर्स घर में क्योंकि माहौल बना ही था, दादा के घर में, मेरे मॉम के घर में भी महफिलें लगती थी, बड़े बड़े पंडित उस्ताद आते थे, और वो गाना बजाना तो अब दिन भर तो कहीं ना कहीं तो वो सोए भी हैं तो कान में बज रहा है। और एक खास बात आपके साथ ये भी है कि जो आपने जो शादी की वो कुमाऊं की स्वाति भट्ट, और वो भी बहुत खूबसूरत गाते हैं और अपने कल्चर से जुड़े हुए कुमाऊनी गीत गाते हैं। जी। तो उनके साथ भी किस तरीके का डिस्कशन रहता है आपका कि आप बॉलीवुड को ही अभी तक लगातार प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें संगीत दे रहे हैं, और वाइफ है वो कुमाऊनी गीत गाती हैं, हालांकि वो थिएटर भी बहुत लगातार कर रही हैं मुंबई में। जी एक्चुअली क्योंकि वो बॉलीवुड में ही ज्यादातर शोज और थिएटर बहुत कर रही है जी। और उसका ये पेरेंट्स के साइड से है कि यार इतना कर रहे हो, अपने भाषा का भी कुछ करो। तो आई थिंक 2-1 साल पहले हमने एक गाना किया शेरवा पदाना, जो टोलिया जी के लिए, चांदी एंटरप्राइजेस के लिए। अच्छा। टोलिया जी आई थिंक बोलते ना जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी स्वीट हार्ट। जी। तो टोलिया जी को मिले हम, उनको गाना पसंद आया, उन्होंने बोला हम करते हैं साथ में। गोविंद भाई के साथ यहाँ पे मुलाकात हुई फिर। तो वो सिलसिला एक्चुअली मेरा वहां से शुरू हुआ है, उत्तराखंड में। बट उसके बाद मैंने उसको सोचा नहीं कि यहाँ पे कुछ ये बनेगा। वो स्वाति जो है अपना एक कर ही रही थी। फिर यहाँ पर जब उत्तराखंड में हमारा शुरू हुआ, तो बॉलीवुड की तो हमारी बातें यही होती हैं, डिस्कशंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे शेयर करता हूँ। और ऑफ कोर्स क्योंकि मम्मी भी हैं, सब हैं, तो बातचीत वही होती है। यहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे मर्जर लाया जाए, क्या नया किया जाए, कि हम एक कल्चरल डेंट भी ऐसा ना छोड़ें कि लोग एकदम ही परेशान हो जाएं, और कुछ नया ऐसा करें कि जो एक्सेप्ट भी हो और ग्लोबली उसे हम प्रेजेंट भी कर सके। तो बातें हमारी दिन भर यही चलती हैं। और एक पॉइंट तो ऐसा भी आता है कि बोलता है यार बस कर, अब इरिटेट हो रहा है, बंद कर अब थोड़ा सा। वो तो नॉन स्टॉप चलती रहती है, बहुत बात नहीं हो। अच्छा निषाद जी, क्योंकि बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप लोग लंबे समय से संगीत दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ हटके है, शायद आपसे किसी ने पूछा हो। अब जो हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, ढोल, दमाऊ, हुड़की, मसकबीन, इनकी जो धुनें हैं और जो चले आ रहा है फोक, आपने कहा कि कुछ नया भी होना चाहिए, तो ये इनको कैसे आप देखते हैं, इन वाद्य यंत्रों को, जो कि हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सभ्यता, हमें यही प्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं? देखिए, इनको आप मिटा नहीं सकते, ये हमारा एक बोलते हैं ना कल्चर है, ये हमारी पहचान है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम कल्चर की बात करें, जो हुड़का है, हुड़का को आप अफ्रीका में ले जाएं तो उसको टॉकिंग ड्रम कहते हैं। जी। है ना। ईस्ट ले जाएं तो बगल बच्चा है। अच्छा। साउथ ले जाएं तो उड़ुक ही है। अच्छा। तो कॉन्सेप्ट तो वही है बजाने का। तार को दबा के और चमड़े पे ताल बजा के।
है ना? हाँ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा ही कल्चर है, क्योंकि वो तो अफ्रीका में भी बज रहा है सेम चीज, उससे कुछ और कहा जाता है। ओके। बट हाँ, क्योंकि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारी पहचान है, इसे हम कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि उठा के बाहर फेंक दो, हमको ये चाहिए ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम और क्या नया कर सकते हैं जो साउंड को थोड़ा सा और एनहांस करे और लोग इसकी तरफ और आकर्षित हों, या कुछ रिदम को हम ऐसा कुछ करें कि लोग और थोड़ा सा इसकी तरफ पुल हो। क्योंकि आप डांस फ्लोर में जाएं, पहाड़ी समझेंगे गाने, पहाड़ी नाचेंगे, लेकिन पहाड़ी बॉलीवुड में भी नाचेंगे, पहाड़ी हिमाचली गानों में भी नाचेंगे, पंजाबी में भी सब गानों में नाचेंगे। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाबी पहाड़ी गानों में नाचेगा क्या? नहीं नाचेगा। क्यों नहीं नाचेगा? हम यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं इस बात को? क्यों हम वो नहीं कर पा रहे? क्यों हम बॉलीवुड में भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स हमारे बैक पाइप्स और ये सब ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हुए हैं। बिल्कुल। एक्सेप्टेंस हमें कैसे कराना, ये एक चैलेंज है जो हमको आपस में मिलजुल कर करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर 2 लोग कर रहे हैं तो 4 लोग उसे नीचे खींच रहे हैं। जी जी जी। हम 6 के 6 लोगों को आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बैंड यहाँ पर हैं उत्तराखंड में, वो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो उसमें हुड़की भी है, ढोल, दमाऊ, मस्कबीन सब है, और साथ ही गिटार भी है, ड्रम भी है। ब्रिलियंट, पांडव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इन्हें देखकर क्या मुझे बहुत मजा आता है उनको सुन के। म्यूजिक जी बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक है उनका। हाँ। जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे बैंड को आप प्रेजेंट कर रहे हो, कल्चर को आप प्रेजेंट कर रहे हो, आई थिंक दैट इज द वे टू इट। और मुझे लगता है कि अगर उनको और पुश किया जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो वो एक ऐसे बैंड्स और आने चाहिए जो कि एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई भी और प्रांत को देखें तो ग्लोबली उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है उत्तराखंड के अगेंस्ट। जी जी। तो आई थिंक ऐसे बैंड्स को तो हमें और पुश करना चाहिए। बिल्कुल पुश करना चाहिए। लोग पसंद भी कर रहे हैं, मतलब बहुत डिमांड है। पांडवास वो लड़के मतलब इतना खूबसूरत, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि वो और कुछ और यूनिक करें उसके साथ, क्योंकि उनका साउंड बहुत अच्छा है। जी जी। आई थिंक उनको एक करेक्ट अगर पुश और एक चैनल मिल गया, जी जी, बहुत उनके लिए बहुत ग्लोबल पोटेंशियल है। अच्छा निशाद जी, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक में कई भी ऐसे हैं जो कि शुरुआत कर रहे होंगे इस क्षेत्र में, जाना चाहते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, किस तरीके की तैयारी उनकी होनी चाहिए? आज ये भी है कि कई बार मैं कई लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि जैसे एक गीत आया वो हिट हो गया उस तरीके का, उसी म्यूजिक पर फिर चल रहे हैं सब, तो वो तो फिर वो चीज नहीं रह पाते। कुछ नया करें, कैसे करें? मतलब एक आपकी ओर से एक मैसेज होना चाहिए, एक आशीर्वाद के तौर पर नए यूथ के लिए। आशीर्वाद तो नहीं होगा, एडवाइस हो सकता है। एडवाइस। बट आपने ना एक्चुअली पिटारा खोल दिया क्योंकि सबसे पहले तो इनको अगर संगीत करना है, जी जी, तो पहले संगीत सीख लो। अभी इनको सब फास्ट चाहिए, लूप्स मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यूट्यूब में सैंपल पैक्स मिल रहे हैं, उठाया डाउनलोड किया, इनको लगा हम म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। जी जी। लेकिन आज मुझे 33 साल हो गए म्यूजिक सीखते, 24 साल हो गए प्रोफेशनली, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीखता हूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले तो इनको म्यूजिक सीखना पड़ेगा जी। पहले समझ तो लो क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुमको कॉर्ड चार्ट दूं, क्या तुम पढ़ के बजा सकते हो? तुम्हें समझ है उसकी? या मैं कुछ एक्सप्लेन करूं टेक्निकली तो आपको वो समझ है उसकी? नहीं। 1-2 साल म्यूजिक सीख के अगर आप बोलते हो कि मैं म्यूजिक सीख गया हूं, तो वो नहीं है। आपको सीखते रहना पड़ेगा, आपको सीख के आना पड़ेगा, और किसी गुरु के पास जाके सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से नहीं। जी जी। ऑनलाइन यूट्यूब ये टीचर्स नहीं हो सकते, ये रेफरेंस गाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। गुरु को पकड़िए, गुरु के साथ सीखिए, उनके पैरों में बैठिए, सीखिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। और दूसरा ये है कि इसको और इसको, ये 3 चीजें ये मुझे एक ऐसे शख्स ने बताई हैं। क्या बात? जो कि मतलब वो, मैं अब शायद पता नहीं नाम ले पाऊँ कि नहीं, बट बहुत ही गुणी और बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर रहे हैं अपने दौर के। जी। बोले ये 3 चीज अगर किसी आर्टिस्ट ने बंद कर दी ना, तो उसका करियर खत्म हो सकता है। आपको ओपन रखना ही पड़ेगा, एक्सेप्टेंस तभी आएगा कि नया क्या चल रहा है। आपके कंपटीशन ने भी अगर कुछ किया है तो उसको गाली मत दो, सुनो उसने क्या किया जो तुमने नहीं किया है, और उसको करो इनकॉर्पोरेट, और क्या बेहतरीन कर सकते हो। ये हेल्दी कंपटीशन होती है। क्या बात है सर, बिल्कुल। ओके, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ओपन, आप आर्टिस्ट हो यार, कलाकार हो, आप कैसे झगड़ा कर सकते हो एक दूसरे के साथ? और कई बार ऐसे देखने को मिला भी है
कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका जो ये सर जो एडवाइस है बहुत ही ज़रूरी है, और जो नए हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, एक गुरु होना चाहिए, और उसी के साथ ही आप इस सफ़र में आगे बढ़ें। सबसे अच्छी बात तो ये है जो बार बार मेरे जहन में आ रही है, मैं उसको रिपीट भी करूँगा। अच्छी बात यह है कि निशाद चंद्रा जी जैसे जो लोग हैं वो उत्तराखंड में आ गए हैं अब आप लोग, और उसी कनेक्शन के साथ यहाँ के गीतों के साथ भी अब आपकी शुरुआत हो गई है। कुमाऊनी से आपने शुरुआत कर दी, फिर गढ़वाली गीतों में, और सबको आप जानते हैं, चाहे आपने रंजीत जी की बात की, नेगी, सभी कलाकारों से आपका परिचय है। उत्तराखंड में किस तरीके से यहाँ पर भी और बेहतर इस चीज को किया जा सकता है, और संगीत के क्षेत्र में, और जिस तरीके से कोशिशें भी रहती हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम अब हो रहे हैं, हमारे जो कलाकार हैं हम देखते हैं विदेशों में जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ पर जो हमारे जो लोग रहते हैं उनके बीच जब जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा स्वागत, और पिछले कुछ सालों से ज्यादा हुई हैं चीजें। तो क्या कल्चर क्या वापस करीब आ रहे हैं फिर से, जो भूल गए थे हम? बीच में बातें आती हैं कि हम कल्चर को भूल रहे हैं, तो कैसे संगीत के साथ अपने कल्चर को जिंदा रखा जा सकता है? देखिए, म्यूजिक एक ऐसी चीज है ना जो आपके कल्चर को 7 समुंदर पार तक ले जा सकती है। जी। वो एक ऐसी चीज है। तो ये इसलिए भी है थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि कुछ साल से जब ये यूट्यूब पे चैनल्स शुरू हुए, मशरक बीन, चांदनी एंटरप्राइज और बहुत सारे भी और भी चैनल्स कितने आ चुके हैं यहाँ, तो थैंक्स टू देम एक्चुअली, इनकी पहल के वजह से इस आर्ट को एक मौका मिल रहा है कि वो ग्लोबली बैठे हुए हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो आर्टिस्ट को बुलाकर वहां पे क्यों परफॉर्म करवा रहे हैं, क्योंकि उनके गाने आप पॉपुलर करवा रहे हो। सो ये बहुत अच्छी पहल है जी, बहुत अच्छी पहल है। मैं सिर्फ आई थिंक इस इंडस्ट्री में यही एक, क्योंकि अभी देखिए हम कंपेयर तो नहीं कर सकते बॉलीवुड और किसी रीजनल इंडस्ट्री से, क्योंकि बॉलीवुड के तौर तरीके, शहर का रहन सहन, इंडस्ट्री का पैसा, बहुत कुछ मैटर करता है। बट जितने लिमिटेड रिसोर्सेज में उत्तराखंड इंडस्ट्री अब कर रही है काम, वो बहुत अच्छा कर रही है। एक ऑफ कोर्स में हमारे यूथ को और जो लोग, लड़के बच्चे जो भी काम करने आ रहे हैं, थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म अब लाना जरूरी है। आप हर चीज को ऐसे आराम से बैठ के क्योंकि हाँ अरे कर लेंगे, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अब लाना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में। तो आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा ग्रोथ दे पाओगे। तो ये चीज आई थिंक जो लैक कर रही है, बस यही है, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज हो सकती है आगे चलने। बिल्कुल। अब जो कई बार गढ़वाली और जो कुमाऊनी गीतों के कार्यक्रम रहते हैं, उसमें आप कभी शामिल हुए? ऐसा मौका मिला कि कभी? नहीं, मैं शामिल एक्चुअली थैंक्स टू माय वाइफ, क्योंकि कल ही एक प्रोग्राम हुआ ओहो रेडियो का हिमगिरी ONGC ग्राउंड में देहरादून में, तो वहां पे उसको इन्वाइट किया था एज अ सिंगर परफॉर्मर। तो जब वो इनवाइट होती है मैं तब उसके साथ होता तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जब आप देखेंगे कि क्या चल रहा है, आप जैसे लोग बैठे हुए हो तो चीज चल रही हो नहीं तो... अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर तो रंजीत भाई और उनके बैंड रहते हैं। तो रंजीत भाई तो जबरदस्त म्यूजिशियन है यार, तो कमाल है जी। बट मैं एक्चुअली बड़ा सा थोड़ा सा प्राइवेट बंदा हूँ। अब तक जब तक लोग मेरे से बात करके या किसी और से पता नहीं चलता कि अरे इसने कितना काम किया और ये वो है, मैं खुद से कभी बताता भी नहीं, ना जताता हूँ कि, क्योंकि मेरे लिए ये है कि ये मेरा आर्ट है जी। ये मैंने शोहरत पाने के लिए नहीं, शोहरत मिली वो सेकेंडरी है जी। ठीक है, आपको आर्ट या आपकी कला के वजह से शोहरत मिलती है, वो सेकेंडरी है। वो ऊपर वाला लिख के देता है कि तेरे को इतना मिलना है जी। और जिसको नहीं मिला है तो ये मतलब नहीं कि वो खराब आर्टिस्ट है, वो शायद आपसे और बेहतरीन आर्टिस्ट हो। तो शोहरत बहुत मेरे लिए सेकेंडरी है। तो मैं कभी जाके नहीं जताऊंगा कि यार मैं मालूम मैं कितना बड़ा शाना हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो। लेकिन आज वाकई में काफी मजा आया निशाद जी, और मुझे लगता है कि जानकारी मैंने तो बहुत अर्जित करी ली है और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत मजेदार एक कार्यक्रम रहेगा, और सीखने के लिए भी। और मुझे लगता है कि म्यूजिक से अलग अपने जीवन को कैसे आप संवार सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय इतना ही है, बात करने का मन तो बहुत ज्यादा है सर आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। खास मुलाकात में अभी के लिए इतना, फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार।